हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडिनाचल ज्योग्राफी सीरीज, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। राइट, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडस रिवर सिस्टम को। राइट, क्योंकि इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है। इंडिया में काफी सारी नदियां हैं, कुछ पैरेनियल हैं, कुछ नॉन पैरेनियल हैं। पैरेनियल का मतलब जो हमेशा फ्लो करती हैं, जो रेन पैड नहीं है, और नॉन पेरिनियल मतलब जब बारिश होती है उसी समय उनमें पानी होता है। राइट, तो नॉर्थ इंडिया की जो रिवर्स हैं, जो हिमालय से आ रही हैं, वो ग्लेशियर फेड रिवर्स हैं, यानी ग्लेशियर मेल्ट होकर पानी बनता है, इसीलिए वो पेरेनियल है। पूरा साल थ्रू आउट द ईयर वहां पर पानी अबंडेंट अमाउंट में होता है, एंड दैट्स वाई वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इन दिस रिवर वाटर सिस्टम। उससे पहले हम जान लें कि वाटर की क्या वैल्यू है, क्या उसके लिए प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। राइट, सो अंडर द स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाटर इज बेसिकली अ स्टेट सब्जेक्ट। रिमेंबर दैट थिंग, काफी बार ये क्वेश्चन आया है कि वाटर, हेल्थ, सैनिटेशन ये किस सब्जेक्ट में आते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं। एक है यूनियन लिस्ट, इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं उन पे जो अधिकार होता है रूल बनाने का, रेगुलेशन का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। दूसरा दूसरा जो हमारा है वो है स्टेट। स्टेट जो लिस्ट है उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे उस पे रूल बनाने का जो अधिकार होगा, रेगुलेशन का जो राइट होगा, वो किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट्स का होगा। तीसरा होता है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट। राइट, जो कॉन्करेंट लिस्ट है इस पे जो रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं, उनका अधिकार सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास होता है। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट को भी रूल करना होता है और सेंटर को भी करना होता है। स्टेट को अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेने होते हैं, बिकॉज हर एक स्टेट की अपनी अपनी नीड्स होती हैं, अपने अपने वांट्स होते हैं। राइट, तो उन्हें अपने हिसाब से डिसीजन भी लेना होता है। लेकिन फाइनल अगर कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, कोई कॉन्ट्रोडिक्शन हो रहा है, तो ऐसे में जो फाइनल डिसीजन माना जाएगा वो किसका होगा? सेंटर गवर्नमेंट का होगा, बिकॉज सेंटर इज इन द main. Right, so under the scheme of constitution water is basically a state subject and union comes in only in the case of interstate river water dispute. राइट, इंटरस्टेट वाटर है, मान लो कोई ऐसी नदी है जो कि बहुत सारे स्टेट से फ्लो कर रही है, तो ऐसे में उस पे जो रूल बनाने का अधिकार होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, क्योंकि ऐसे में अगर स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट करेंगी तो बहुत ज्यादा डिस्प्यूट सामने आने लगेंगे। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेसिफिक आर्टिकल देता है, आर्टिकल 262। इट डील्स विद एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू मैटर्स ऑफ इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली। आपने सुना होगा बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिन पे 2 स्टेट के बीच में, 4 स्टेट के बीच में विवाद बना हुआ है, डिस्प्यूट बना हुआ है। क्यों बना है? क्योंकि अगर कोई नदी 2 स्टेट से बहती है, अब शुरुआत मान लीजिए कोई नदी है, लेट से नर्मदा, ठीक है, नर्मदा मध्य प्रदेश से निकलती है और फिर गुजरात में भी जाती है। तो अब मध्य प्रदेश से वो शुरू हो रही है और मध्य प्रदेश में अगर नर्मदा पे बहुत सारे डैम बना के उसके पानी का एक मैक्सिमम रेशियो रोक लिया जाए यहीं पे, तो गुजरात कहेगा ना कि भाई हमारे लिए तो तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं, हमारे हिस्से में क्या आया? कुछ नहीं आया, सारा नदी का पानी आपने वहीं पे रोक लिया, अब हम क्या करें? राइट, तो इस तरीके से क्या हो सकता है? डिस्प्यूट हो सकता है। तो ऐसे में कावेरी रिवर डिस्प्यूट भी है। राइट, बहुत सारे रिवर्स पे डिस्प्यूट है। तो जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 262 के तहत डील किए जाते हैं। हिमालयन रिवर पेरिनियल रिवर्स है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ये ग्लेशियर से फ्लो हो रही है, ग्लेशियर से इनका ओरिजिन माना जाता है। पेनिनसुलर रिवर्स जितनी भी है वो नॉन पेरिनियल है। इनमें जो बारिश का पानी होता है, रेनफॉल का पानी होता है, वो भरता है, इसीलिए ये जो मानसून सीजन होता है उस समय में काफी ज्यादा फ्लडी हो जाती है, बहुत ज्यादा पानी होता है इनमें, और समर के टाइम पे जो छोटी छोटी नदियां हैं वो सूख जाती है, वाटर क्राइसिस काफी ज्यादा देखी जाती है हमारे पेनिनसुलर इंडिया के पार्ट में। राइट, इनलैंड ड्रेनेज बेसिन में कुछ रिवर्स ऐसी भी हैं जिन्हें हम एंडोहेरिक बेसिन बोलते हैं, यानी जो
अंदर से ही निकल रही हैं और अंदर ही खत्म हो जा रही है, किसी भी ओशन में जाके नहीं मिल रही हैं। जैसे कि आपने देखा होगा राजस्थान में लूनी रिवर है, वो निकलती है और कहाँ जाके खो जाती है वो समझ में नहीं आता है, किसी ओशन में जाके नहीं मिलती। जबकि हम गंगा, यमुना या नर्मदा या बहुत सारी रिवर्स को देखें तो वो किसी ना किसी ओशन में जाके फाइनली मिलती है या फिर किसी दूसरी रिवर में जाके मिलती है और अल्टीमेटली उसका एंड किसी सी या ओशन में होता है, राइट। लेकिन बहुत सारी ऐसी रिवर्स होती हैं जो इनलैंड ड्रेनेज होती हैं, यानी वहीं से निकली और लैंड में ही उनका कुछ दूरी पे जाके खत्म हो गया, एंड हो गया, किसी भी बड़ी रिवर में या फिर ओशन में जाके नहीं मिलती। ऐसे रिवर बेसिन को हम एंडोहेरिक बेसिन बोलते हैं। रिमेंबर दिस वर्ड, 3 मार्क्स में आपसे कई बार पूछा जा सकता है, राइट। सो नाउ कम टू द मेन पॉइंट। ये है हमारा इंडिया का मैप और यहाँ पर आप देखेंगे जितनी भी आपको ब्लू कलर से लाइंस दिख रही हैं ये सारी रिवर्स हैं इंडिया में, और इंडिया में बहुत सारी रिवर्स है। दैट्स वाई हमारे लिए ड्रेनेज सिस्टम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले हम देखेंगे इंडस रिवर सिस्टम को। अब मैप से आपको समझना होगा, एटलस अपने सामने रखिएगा, बिना एटलस के कुछ भी नहीं होने वाला है, एज यू ऑल नो दैट। इंडस रिवर का मैप जब आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ये जो चाइना का ऑक्यूपाइड तिब्बत वाला रीजन है, राइट, यहां से 2 नदियां निकलती हैं इंडस बेसिन की। कौन कौन सी 2 नदियां? एक तो इंडस खुद और दूसरी है सतलज। इंडस और सतलज ये दोनों नदियां तिब्बत वाले रीजन से निकलती हैं और भारत होते हुए पाकिस्तान में जाती हैं, राइट। अनडिवाइडेड इंडिया को अगर हम देखें तो ये सभी इंडिया की ही रिवर्स थी, लेकिन अब 1947 में डिवीजन के बाद ये इनका कुछ पार्ट इंडिया में है और एक मेजर पार्ट पाकिस्तान में है, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे ये है इंडस रिवर, the main river of this basin of this system, right? और इसके बाद इसकी 5 tributaries हैं और ये 5 tributaries बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनमें पानी की पूर्ति के लिए यही नदियां काम आती हैं। इन पे काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, डैम्स भी हैं, बैराज भी बनाए गए हैं और यहाँ की जो लोकल वाटर नीड्स होती हैं उन्हें भी इनके द्वारा फुलफिल किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे आपने इंडस रिवर को देखा, ये तिब्बत से निकल रही है, हिमालय से होते हुए ही पाकिस्तान में एंटर करती है और इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके नाम है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, राइट। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। एज इट इज आपको याद रखना है, 5 रिवर्स को नॉर्थ टू साउथ भी पूछ लिया जाता है कई बार, राइट। इसमें जो मेजर रिवर है वो आप देखेंगे चिनाब है। चिनाब रिवर आके इंडस में मिलती है और बाकी सारी नदियां चिनाब में आके मिलती हैं। एक कंट्रोवर्सी यहाँ पे है कि चिनाब और सतलज जब एक दूसरे से मिलती हैं तो चिनाब सतलज में मिल रही है या सतलज चिनाब में मिल रही है, कहीं पे भी क्लियर नहीं दिया गया है। ऐसा लिखा जाता है कि दोनों आपस में मिलती हैं, राइट। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, बट मेजरली माना जाता है कि चिनाब मेजर रिवर है इंडस रिवर सिस्टम की। फिर आप देखेंगे इंडस के बारे में, तो इंडस की बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है। इंडस, इसे हिंदी में बोलते हैं सिंधु, और सिंधु को जब यहाँ पर दूसरे बाहर के लोग आए उन्होंने हिंदू बोला, सिंधु की जगह हिंदू बोला, और हिंदू से हमारे देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान। जहां पे हिंदू रहते हैं वहां पे हिंदुस्तान, हिंदू रहते हैं इन द सेंस हिंदू रिवर है वहां पे हिंदुस्तान। ओके, सो दिस इज द लैंड ऑफ हिंदू रिवर या सिंधु रिवर, दैट्स व्हाई वी आर लिविंग इन हिंदुस्तान, राइट। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब इंडस रिवर जहां पे फ्लो करती थी वहां पे सबसे पुराना सेटलमेंट माना जाता है, क्योंकि नदी के किनारे ही लोग अपना बसाव करते थे, वहीं पे सेटलमेंट करते थे, बिकॉज रिवर कैन फुलफिल ईच एंड एवरी नीड ऑफ द पीपल। लाइक वहां से उन्हें ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होगी, बाकी दूसरी चीजों के लिए पानी मिल जाएगा, आसपास वो पानी का यूज करके फसल उगा सकते हैं, यानी खाने पीने के लिए भी उन्हें मिल गया। और मेन चीज क्या होती है, यही, अगर खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो लोग वहीं पे रहना पसंद करेंगे, राइट। तो इस तरीके से इंडस वैली के आसपास, इंडस रिवर बेसिन के आसपास लोगों ने सेटलमेंट स्टार्ट किया एंड वी कॉल इट इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर आपने देखा
इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इंडस मेन रिवर है उसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। 2900 किलोमीटर लेंथ है इंडस रिवर की। टोटल ड्रेनेज एरिया है अबाउट 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। रिमेंबर 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इसकी, श्योक, काबुल, कुर्रम एक्सेट्रा, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एरिया कवर करती हैं। जबकि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो कि इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो ये पांचों नदियां हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। So after entering Jammu and Kashmir, it flows between Ladakh and Jaskar ranges, right? लद्दाख और जास्कर रेंजेस के बीच में फ्लो करती है जम्मू कश्मीर एंटर करने के बाद। इट फ्लोज टू द रीजन ऑफ लद्दाख, बल्तिस्तान एंड गिलगित। इट क्रॉसेस हिमालयाज थ्रू अ 5181 मीटर डीप गॉर्ज नियर अटोक। अटोक के पास हिमालय को ये क्रॉस करती है नंगा पर्वत वाले एरिया में, और यहां से सिंटेक्शियल बेंड लेती है। जैसे हिमालय ने लिया है बिल्कुल उन्हीं के पैरेलल ये फ्लो करती है और एंटर करती है फिर ये पाकिस्तान में। जस्ट अबव मिठनकोट, इंडस रिसीव्स फ्रॉम पंजनाद या पंजनाद भी इसे बोलते हैं। पंजनाद, पंज यानी कि पांच, तो यहाँ पे पांचों ट्रिब्यूटरी इंडस से मिल जाती हैं, इसीलिए इस पॉइंट को पंजनाद बोलते हैं। राइट, हम मैप में देखेंगे। ये देखिए लेक मानसरोवर जो कि माउंट कैलाश पर है, यहां से इंडस रिवर का ओरिजिन हुआ। ये चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत रीजन है। यहां से फिर डेमचौक से इंडिया में रिवर ने एंटर किया। इसके बाद ये दुंगती, लेह, बैतालिक, लद्दाख रेंज से ये क्रॉस हो रही है। देखिए लद्दाख रेंज है पूरी, यहां से ये निकल रही है। इसके बाद ये कारगिल होते हुए नंगा पर्वत पहुंचती है बल्तिस्तान गिलगित वाले रीजन में जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, और यहां से ये टर्न ले रही है। राइट, यहाँ पे देखो ये नॉर्थ में जा रही थी, नॉर्थ वेस्ट में जा रही थी, और अब ये आपका साउथ वेस्ट में जाने लगी। ये सिंटेक्शियल बेंडिंग शो करती है और पाकिस्तान का एरिया कवर करते हुए ये फाइनली पाकिस्तान में आती है। और जहां पे ये पाकिस्तान में एंटर करने के बाद पांचों नदियों से मिलती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को मिठनकोट के नाम से जाना जाता है। मिठनकोट का एरिया है और यहाँ इसे बोलते हैं पंजनाद, क्योंकि 5 नदियां इसमें आके मिल जाती हैं। राइट, सो रिमेंबर द पाथ ऑफ इंडस रिवर। फिर हम आते हैं झेलम पे, जो कि पहली रिवर है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से। अब यहाँ पे देखेंगे झेलम, इसका मेन सोर्स क्या है? एक स्प्रिंग है वेरीनाग में, वहां से ये निकलती है इन द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ कश्मीर वैली। कश्मीर वैली के साउथ ईस्ट ये है वेरीनाग, दिख रहा है आपको, वेरीनाग और अनंतनाग, यहां से ये झेलम नदी का ओरिजिन होता है। और यहाँ है डल लेक झेलम के पास में। फिर ये श्रीनगर जाती है, बारामूला, उरी। झेलम बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है क्योंकि बारामूला, उरी, श्रीनगर ये वो एरिया है जहां पे इंडियन आर्मी 24/7 तैनात है और काफी क्रिटिकल एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे होती हैं। और झेलम को क्रॉस करके जो आतंकी हैं वो इतना इजीली नहीं आ पाते, तो एक तरीके से वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है हमें। राइट, तो उरी, बारामूला होते हुए फिर ये आती है पाकिस्तान वाले रीजन में, और फाइनली ये मीरपुर से पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। फिर झेलम आके चिनाब में मिलती है। जिस जगह पे ये मिलती है उस एरिया का नाम है झांग। ठीक है, ये पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में आके ये मिलती है चिनाब रिवर में। ये रही चिनाब रिवर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। राइट, तो ये पूरी चीजें हमने पढ़ ली कि झेलम वेरीनाग से स्टार्ट हुई कश्मीर वैली में, फिर ये नॉर्थवर्ड जाती है, वुलर लेक में मिलती है जो कि इंपॉर्टेंट लेक है वुलर लेक। इसके बाद हमने देखा कि बारामूला में रिवर एंटर अ गॉर्ज इन द हिल्स, तो बारामूला में जाके ये गॉर्ज बनाती है बहुत ही बड़ा। द रिवर फॉर्म स्टीप साइडेड नैरो गॉर्ज थ्रू पीर पंजाल रेंज बिलो बारामूला, क्योंकि पीर पंजाल रेंज से ये गिरती है तो वहां पे एक डीप गॉर्ज बनता है। एट मुजफ्फराबाद द रिवर टेक्स अ शार्प हेयरपिन बेंड टुवर्ड साउथवर्ड, जैसा कि हमने देखा कि साउथवर्ड टर्न ले लेती है। राइट, ये इस तरीके से। ओके,
तो ये हमने समझ लिया कि किस तरीके से इसका कोर्स है। देयर आफ्टर इट फॉर्म्स अ इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री फॉर 170 किलोमीटर, एमर्जेस एट द पोटवार प्लेट्यू नियर मीरपुर। यहाँ पे देखिए ये इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री बना रही है लगभग 170 किलोमीटर तक। ठीक, मीरपुर के बाद फिर ये आगे बढ़ती है। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द स्पर्स ऑफ सॉल्ट रेंज इट डिबोचेस यानी emerge from a confined space into a wide open area on the plains near the city of झेलम, जो कि इस नदी के नाम पर ही इस शहर का नाम पड़ा है। चेनाब में जाकर मिलती है ये त्रिमू में। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं झंग और यहीं पर है त्रिमू, तो त्रिमू के पास जाके ये चेनाब में मिल जाती है और इट इज नेविगेबल फॉर अबाउट 160 किलोमीटर आउट ऑफ अ टोटल लेंथ ऑफ 724 किलोमीटर। क्योंकि बाकी का जो एरिया है पूरा पहाड़ों से होके गुजर रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पर फ्रीज्ड वाटर रहता है, जमा हुआ पानी रहता है, आइसी एरिया है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन होता है, तो इसमें से 160 किलोमीटर का जो एरिया है झेलम का वही सिर्फ नेविगेबल है, बाकी का एरिया बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में होता है। सो दिस इज द ड्यू कोर्स ऑफ Jhelum River. We have to learn the origin point and the meeting point of Jhelum and Chenab, right? So this is all about today. Thank you so much guys and stay connected with Edinachal.